दोस्तों, इधर हम और आप यूक्रेन रूस मुद्दे पर अटके थे और उधर इसराइल ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल ने एक बार फिर सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है। बुधवार शाम यानी कि 16 फरवरी को इसराइल की ओर से दमिश्क साउथ पर हमला किया गया। सीरिया स्टेट मीडिया के मुताबिक शाम को किए गए इस हमले में मटेरियल का काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में इसराइल द्वारा सीरिया पर यह दूसरी एयर स्ट्राइक है। इसराइल की तरफ से यह हमला सीरिया की तरफ से 9 फरवरी को किए गए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अटैक का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को किए गए हमले का टारगेट सीरिया का आर्मी पोस्ट था। हालांकि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि इसराइल और सीरिया के बीच विवाद काफी पुराना है। इसके पीछे की वजह गोलान हाइट्स इलाका है। ये गोलान पहाड़ी के नाम से भी मशहूर है। ये एरिया कभी सीरिया का था। 1967 में अरब देशों के साथ हुए युद्ध के बाद इसराइल ने इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। मौजूदा समय में इसराइल इस जगह पर करीब 317 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 23 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। इस जगह की वजह से ही दोनों देशों के बीच टकराहट है। गोलान के पीछे इसराइल का इतना फोकस इसलिए है क्योंकि यहां से सीरिया की राजधानी दमिश्क महज 60 किलोमीटर ही दूर है। गोलान की ऊंची पहाड़ियों से दमिश्क को आराम से देखा जा सकता है। गोलान में फसल की पैदावार भी काफी अच्छी है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इसराइल के हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हालांकि इस हमले के जवाब में सीरियाई सेना ने एक विमान रोधी मिसाइल दागी जो उत्तरी इसराइल के ऊपर हवा में फट गई, जिसके बाद अल फहम शहर में उत्तरी वेस्ट बैंक में चेतावनी सायरन बजाया गया। इस दौरान कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल के टुकड़े होमास चौकी के पास जाकर गिरे, जिससे वहां आग लग गई। सीरियाई सेना ने अस्पताल पर दागे गोले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 7 नागरिकों की मौत और 14 स्वास्थ्यकर्मी इसमें जख्मी हो गए। आपको बता दें कि इसराइल और सीरिया के बीच विवाद काफी पुराना है। इसराइल ने पिछले कुछ वर्षों में सीरिया के अंदर कई हमले किए हैं। आखिर क्यों गोलान में पानी की तरह पैसे बहा रहा है इसराइल? दोस्तों, इसराइल इस इलाके का विकास कर देश में निवेश और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा कारण है। दरअसल इसराइल इस इलाके में निर्माण कार्य कर गोलान हाइट्स पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। कब्जे के 50 से अधिक सालों के बाद भी दुनिया गोलान हाइट्स को इसराइल अधिकृत इलाका कहती है। सिर्फ अमेरिका ने ही इसे आधिकारिक रूप से इसराइल का इलाका माना है। ऐसे में इसराइल के लिए यहां अपने लोगों की आबादी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है गोलान हाइट्स का इलाका? दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क गोलान से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। ऊंची पहाड़ियों से इसे देखा जा सकता है, जिसका फायदा इसराइल को मिलता है। गोलान में फसलों की पैदावार बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा होती है। यहां होने वाली बारिश का पानी इसराइल की बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करता है। यह इलाका अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इसराइल और सीरिया के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अहम है। एक कारण यह भी हो सकता है कि इसराइल इस इलाके में यहूदियों की आबादी को इसलिए भी बढ़ाना चाहता है क्योंकि यहां पर करीब 20,000 सीरियाई रहते हैं। इस क्षेत्र को लेकर कभी सफल नहीं हुई शांति वार्ता। दोस्तों, गोलान की पहाड़ियों से इसराइल सीरिया पर नजर रखता है, जबकि सीरिया की ओर से गोलान इसराइल के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। समय समय पर इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद सिहर उठता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा था कि वो इसराइल के साथ शांति वार्ता शुरू करेंगे। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री अहुद बराक ने गोलान के कुछ हिस्सों को लौटाने की भी पेशकश की थी, लेकिन सीरिया पूरे गोलान इलाके को मांग रहा था, लिहाजा किसी भी मुद्दे पर बात नहीं बन पाई। अक्सर गोलान पर गोलियां बरसाता है सीरिया। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह इलाका वापस सीरिया के पास जाता है तो यहां रहने वाले यहूदियों के लिए विस्थापन का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि यह सिर्फ एक परिकल्पना है। गोलान को लेकर 2008 में भी दोनों देशों के बीच वार्ता के असफल प्रयास हुए थे, लेकिन 2009 आते आते चीजें पूरी बदल सी गई और बातचीत की गुंजाइश ही खत्म हो गई। अमेरिका ने भी दोनों देशों की सुलह कराने के प्रयास किए, लेकिन सीरिया के गृह युद्ध ने भविष्य में वार्ता की संभावनाओं को ही खत्म कर दिया। बीच बीच में अक्सर सीरिया की तरफ से गोलान में बरसाई जाती थी गोलियां, जिसका इजराइल जवाब देता रहा। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा इजराइल के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर देशों की बात की जाती है तो उसमें हम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की बात करते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देश को अगर ताकत का पैमाना माना जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी आते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में उन देशों की ताकत का आंकलन भी होता है जो आतंकवाद, खासतौर पर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है।
लेकिन एक देश ऐसा है जो अपने चारों ओर इस्लामिक देशों से घिरा है, खुद इस्लामिक देश नहीं है और ज्यादातर पड़ोसी उसके दुश्मन हैं। इन तमाम विपरीत हालातों के बाद ये देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिसके खिलाफ आंख उठाने से उसके दुश्मन डरते हैं। इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला देश है, लेकिन यहां एक ही शहर में यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पिछले 70 सालों में एक कृषि प्रधान देश से इजराइल एक उच्च तकनीक अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। इस देश के निर्माण के बाद दुनिया भर के यहूदी लोग यहां आकर बसने लगे। इजराइल को अमेरिका से शुरू से ही समर्थन मिलता रहा, जिसकी वजह से इजराइल तमाम पड़ोसी देशों से लोहा ले सका। इजराइल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, जब ब्रिटेन के फिलिस्तीन से हटने के बाद यह इलाका संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदी राज्यों ने बांट दिया, जिसे अरबों ने खारिज कर दिया। इसके बाद से इजराइल ने अरबों को तो युद्ध में हरा दिया, लेकिन दोनों के बीच तनाव कायम रहा। 7वीं सदी के पहले तक यह क्षेत्र बेजेंटाइन साम्राज्य के अधीन था। इसके बाद इस्लाम समर्थित सत्ता का यहां कब्जा हो गया, जो ईसाई धर्म युद्ध के दौर में विवादित क्षेत्र रहने के बाद ओटोमान साम्राज्य के अंत तक कायम रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यह क्षेत्र में यहूदियों का आना शुरू हो गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन नाजियों की घृणा के कारण बढ़ता गया। इस दौरान फिलिस्तीन के आसपास इन लोगों का यहाँ के निवासियों से तनाव बढ़ा और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में फिलिस्तीन का यहूदी और अरब क्षेत्रों में बंटवारा कर दिया और इजराइल का उदय हुआ। दुनिया में जब भी खुफिया एजेंसियों की बात होती है तो अमेरिका के CIA और रूस के KGB का नाम ज्यादा लिया जाता है। खासतौर पर शीत युद्ध के दौरान दोनों एजेंसियों की गतिविधियां चरम पर थी। इनके अलावा ब्रिटेन की MI5 का भी नाम लिया जाता है, लेकिन 1970 के दशक के अंत तक ही दुनिया ये मानने लगी संसार की सबसे मजबूत और खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद एजेंसी है। ये मोसाद का ही कमाल है कि इजराइल आज चारों तरफ से अपने विरोधियों से घिरा होने के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर खड़ा है। इजराइल की शासन व्यवस्था भारत और ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, लेकिन यहाँ कोई संविधान नहीं है। लेकिन यहाँ के मूल 12 नियम ही संविधान की तरह काम करते हैं, जो समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की ही तरह हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली है। यहाँ की संसद के सदस्य 4 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें बहुमत दल नेतृत्व में सरकार बनाती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आप सभी को पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।